मैम माइक म्यूट हुआ है। हाँ जी। सो जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया हमको लगभग 1803 के अंदर। तो हमें लगा कि ऑलमोस्ट सारी डिस्कवरी हमारी हो गई है। हमें पता लग गया कि मैटर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है वो एटम है। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग बेटा। पहुंच गए सारे, शुरू कर दें? यस मैम। यस मैम। ओके। सो आप अपने माइक्स ऑफ रखेंगे अनटिल और अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंड रेज करो फिर पूछो, आ ओके जाओ। मैम। सो 1803 में एटम की डिस्कवरी हुई, एटम के बारे में बातचीत हुई, डाल्टन थ्योरी आई। और इसके लगभग 70 इयर्स के बाद, लगभग 1873 में काइनेटिक थ्योरी आई। काइनेटिक थ्योरी, और काइनेटिक थ्योरी जो है वो फेमस किस नाम से? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आएंगे वैसे तो, लेकिन गैसेस के लिए ही क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ने बताया कि जो एटम की आप बात कर रहे हो ना, ये रेस्ट पे नहीं है, नॉट ऑन रेस्ट, ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है, कॉन्स्टेंटली इन मोशन। अब मुझे बताइए कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो किसमें ज्यादा फ्रीडम है मूव करने की? गैस। गैस मूव करते हैं वहां पे, दूर दूर मोशन हो सकता है उनका, तो इसलिए ये ज्यादातर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोली जा रही है। अब गैसेस में जब भी हम कोई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, गैसेस में जो भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज कोई एक मॉलिक्यूल की नहीं होती है, नॉट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। भाई एक मान लो ये कमरा है, कमरे में गैस है, कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, तो कोई एक मॉलिक्यूल की स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग जो जो भी स्टडी करेंगे सारी एवरेज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। अब मान लो इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। मुझे चाहिए सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में डिस्टेंस। मान लो एक कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, तो उनके बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन हुए, लगातार दो कोलिजन, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है? सो हम एक टर्म लेते हैं मीन फ्री पाथ। सुना होगा जरूर आप लोगों ने। मीन फ्री पाथ क्या होता है? यस मैम। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यही है। और इसको निकालते कैसे आप? मान लीजिए पहला कोलिजन हुआ, उसमें डिस्टेंस जो लगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एंड कोलिजन्स हुए हैं सपोज आपके, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ कोलिजन्स। सो ये आपके पास एक एवरेज डिस्टेंस निकल के आता है, ठीक है। और एक और टर्म आपने सुना होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सुना है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। नो मैम। एवरेज डिस्टेंस जो आपका सक्सेसिव कोलिजन, जो आपके पास, सॉरी, एवरेज टाइम टेकन क्या है, जो सक्सेसिव कोलिजन में एवरेज टाइम निकल के आएगा। जैसे आपने अभी निकाला कि मीन फ्री पाथ क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या है? वो हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसके बराबर है? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन। मान लीजिए आपके पास कितना है? टाउ एन डिवाइडेड बाय में एन। सो कहने का मतलब ये, वैसे हम इनको डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे, बताने का मतलब ये कि हम एवरेज चीजें निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का पार्ट है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके आपको एटम्स को स्टडी करना है, तो एक मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं होती, पूरे गैस की स्टडी होती है। तो प्रॉपर्टीज जो भी डिस्कस होंगी वो एवरेज प्रॉपर्टी, एवरेज वैल्यूज होंगी। क्लियर है सबको? अब देखिए गैस लॉज की बात आती है। गैस लॉज एक्चुअली आपके बहुत पहले आए हैं। सो जो काइनेटिक थ्योरी है, जब वो खरी उतरती है उन लॉज के ऊपर, तभी वो काइनेटिक थ्योरी एक्सेप्टेड है। सो सबसे पहले गैस लॉज आपको पता होने चाहिए सारे, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो कौन सा है? बॉयल्स लॉ। लॉ। क्या होता है बॉयल्स लॉ? मैम ताप नियत रहने पर मैम वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। कांस्टेंट। यस। सो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, प्रोसेस जो है यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आप एक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस, देखिए रियल गैस की स्टडी हमको करनी है, बट रियल गैस को हम कंपेयर करते हैं आइडियल गैस से। कुछ सर्टेन केसेस में रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। जो मेन स्टडी है वो सारी आइडियल गैस की है। थ्योरी जो है या जो अजम्पशंस हैं केटीजी के, वो भी सारे आइडियल गैस के लिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये क्या कहता है? फॉर गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस,
वॉल्यूम जो है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो सम कांस्टेंट आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? सो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू K, सपोज कोई कांस्टेंट है बाय में P, यानी VP का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास किसी कांस्टेंट के बराबर है, यानी आप लिख सकते हो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, तो दोनों में आप क्या कर सकते हो, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। ये आपके पास इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये ग्राफ दिख रहा है व्हाइट बॉक्स में, प्रेशर इन और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आया आइडियल गैस के लिए। जब हम लोग रियल गैस की बात करते हैं, क्योंकि हमें तो रियल गैस मिलेंगी हमारी लाइफ में, आइडियल तो होती नहीं, तो रियल गैस के केस में क्या है, ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। जैसे मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे मैंने आइडियल गैस के लिए अगर ड्रॉ करा तो वो आएगा आपके पास ये येलो सॉलिड लाइन। अगर T1 टेम्परेचर पे हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकल यानी रियल गैसेस को, तो वो डॉटेड लाइन आएगी। सिमिलरली T2 टेम्परेचर पे देखा तो कुछ और करवा रहा है, आइडियल के लिए कुछ ऐसे बन रहा है सॉलिड लाइन, और आपके पास डॉटेड लाइन बन रही है रियल गैसेस के लिए। तो आप यहाँ से कुछ चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि क्या, जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे T1 इज ग्रेटर देन T2, तो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, जैसे डेविएशन जो है कम है। जैसे T1 अगर T2 से बड़ा है तो ये डॉटेड लाइन और ये सॉलिड लाइन के बीच में डेविएशन कम है, ये पास पास है। तो यहाँ पर आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में गुड एग्रीमेंट है हाई टेम्परेचर के ऊपर और आपके पास लो प्रेशर के ऊपर। जैसे आप ये देखेंगे लो प्रेशर, देखिए लो प्रेशर यहाँ ये क्लोज आ रही है, ठीक है। सो रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट टू कंडीशंस। कौन कौन सी है वो? एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ कंडीशंस पे ही रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो बॉयल्स लॉ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1V1 इक्वल्स टू P2V2। ग्राफ जो हम बनाते हैं, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रियल गैस का बिहेवियर जो है आइडियल गैस के आसपास रहेगा, जितना प्रेशर लो रखेंगे आसपास रहेगा। अब नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं हम लोग, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबारिक प्रोसेस। इस लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि सपोज कोई गिवन मास है आइडियल गैस का एट कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबारिक प्रोसेस, वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये लिखा हुआ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व आपको पता है, अगर V और T में आप कर्व प्लॉट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और इसको आप लिख कैसे सकते हैं, अगर V इज प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के आप K लिखेंगे, V बाई T इज सम कांस्टेंट, यानी V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2 आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से अगर आप रियल गैस और आइडियल गैस को कंपेयर करेंगे, सपोज मैंने कोई रियल गैस ली तो उसका ग्राफ ऐसे डॉटेड वाली लाइन आई और आइडियल की सॉलिड लाइन आई, तो यहां पर भी सेम चीजें वैलिड है क्या, कि आपके पास ये अच्छा बिहेवियर शो करती है हाई टेम्परेचर पे एंड लो प्रेशर पे, सॉरी प्रेशर तो यहाँ पर कांस्टेंट है। गुड एग्रीमेंट बिटवीन आइडियल गैस कर्व एंड रियल कर्व एट हायर टेम्परेचर, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये डॉटेड लाइन सॉलिड लाइन के क्लोज आती जा रही है। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब ये दो लॉ जो पढ़े ना, इनको मैं कंबाइन कर देती हूँ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों को मैं मर्ज करती हूँ तो ये आ जाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P, ठीक है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को एक तरफ रखो, PV बाई T इज सम कांस्टेंट। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, P1V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2V2 बाई T2। ये कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन यूज हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब गैस लॉज में नेक्स्ट है आपके पास प्रेशर लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोकोरिक। प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रोपोर्शनल अगर डायरेक्ट है सो ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, एवोगैड्रो लॉ,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए क्या बोल रहा है कि तीन गैसेस ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा भी है, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर तीनों में हमने सेम कर दिया, तो तीनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा अगर तीनों गैसेस का वॉल्यूम आपने सेम लिया है। ठीक है, अगर इसमें भी V1, ये वॉल्यूम भी V1 लिया, ये V2 V3 ये अगर बराबर कर दिया तो तीनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो बराबर आएंगे। बट कंडीशन क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, देन कितनी भी गैसेस ले लो, वॉल्यूम अगर सबका सेम ले लिया तो सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। सो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर प्रोपोर्शनल है तो नंबर ऑफ मोल्स की भी प्रोपोर्शनल हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय में एवोगैड्रो नंबर, ये मैंने स्टार करके लिखा भी है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, अगर मॉलिक्यूल्स अगर है तो वो नंबर ऑफ मोल्स की भी प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका और भी होता है, गिवन मास बाय में मोलर। सबको क्लियर है ये लॉ? एनी डाउट्स? यस, नो। चलो मैम नेक्स्ट। एक वाला बताते थे एक बार। हाँ देखो दोबारा सुन लीजिए बेटा, टेम्परेचर रखो और प्रेशर रखो, दोनों को रखो सेम, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो मैं हिंदी में बताती हूँ। आपने 3 गैसेस लेनी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, तीनों में प्रेशर टेम्परेचर आपने सेम कर दिया, और अगर आपने तीनों के वॉल्यूम बराबर ले लिए तो तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहेंगे। ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नाइट्रोजन के जो नंबर और हाइड्रोजन के सब में बराबर रहेंगे। अभी समझ में आया? यस मैम। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो कि वॉल्यूम के ऊपर, अगर आप मान लीजिए ज्यादा वॉल्यूम लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स भी हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय में एवोगैड्रो नंबर। तो उस वॉल्यूम में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे मोल उसकी प्रोपोर्शनल है। क्लियर है अभी बात? यस मैम। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। आइडियल गैस की 2 कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन क्या है कि साइज जो होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का वो 0 लिया जाता है, वो बिल्कुल पॉइंट कंसिडर करते हैं, कोई डायमेंशन नहीं है। यानी अगर सारे आइडियल गैस की मॉलिक्यूल्स को आप इकट्ठा करके एक साइड में ले आएंगे ना तो वॉल्यूम कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके कोई डायमेंशन ही नहीं मान रहे, एक पॉइंट, जस्ट एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स का साइज 0 लिया जाता है। सेकंड बहुत बड़ी जो उन्होंने असम्पशन मान ली वो क्या, कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग्स्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ऐसा होता है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ना, कम हो सकता है गैसेस में लिक्विड के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा भाई, अट्रैक्शन रिपल्शन। बट उन्होंने माना कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे पास डेविएशन आ रहा है रियल गैस का आइडियल गैस के साथ, क्योंकि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन देखने को मिलेगा, और उनका साइज भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो मॉलिक्यूल्स का रियल गैसेस के अंदर, इसलिए डेविएशन आता है। इतने सारे लॉज में आपने देखा, बट यस कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर लेती है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलो फिर, अब आइडियल गैस इक्वेशन फेमस जो आपको पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है ना, तो वो सारे अभी लॉज पढ़े, वो सारे क्या था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सबको कंबाइन किया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tn/P, और आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है रिडबर्ग कांस्टेंट, V इज इक्वल टू RTn/P। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बना दी, PV इज इक्वल टू nRT। अब ये कुछ यूनिट्स हैं, ये आपकी डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने सारे यूनिट्स लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो यूनिट में कई बार गलती हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए पहली यूनिट जो आप SI सिस्टम में यूज करते हैं वो क्या है, शिवम ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको कल ही, ठीक है, आ जाओ। तो R की वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो R की वैल्यू क्या आएगी, इनको मल्टीप्लाई करके यूनिट्स आप निकाल सकते हैं। जैसे R यहां से क्या आएगा, V इंटू में P,
डिवाइडेड बाय में Tn, ठीक है। इनकी आप यूनिट्स लिखेंगे, सो आपके पास ये यूनिट बन गई। ये एनर्जी की फॉर्म में यूनिट होती है, जूल आपको पता है कि एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो जब भी आपको प्रेशर पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है और वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दे रखा है, सो आप ये यूनिट यूज करते हैं 8.314 अगर आपको पुट करनी पड़े। जब भी आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखा है और वॉल्यूम लीटर्स में दे रखा है, सो आप कौन सी यूनिट यूज करते हैं? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। कैलोरी में लिखना पड़े तो R इक्वल्स टू 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये चीज तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। एक एटमॉस्फेयर में एक बार होता है। दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। एक पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर 5 पास्कल में कितना हो गया? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg एंड दिस इज इक्वल टू 760 टॉर। सो इतना प्रिसाइज वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत यूनिट्स की वजह से गड़बड़ होती है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर में 1 बार है। 1 एटमॉस्फेयर में पास्कल लिखना हो तो 10 टू द पावर 5 है। 1 एटमॉस्फेयर में अगर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना है तो 10 टू द पावर 5 है। दिस इज इक्वल टू 760 टॉर। क्लियर है सबको? और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 10 टू द पावर -3। कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 10 टू द पावर 3। एंड आगे भी अगर लिखना चाहें तो दिस इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है सबको? यस मैम। ये टॉर क्या है? टॉर बेटा प्रेशर की यूनिट होती है। ये ज्यादा तो नहीं यूज होती, बट यस ये कहीं अगर मान लो दे रखी है क्वेश्चन में 760 टॉर दे दिया मान लीजिए, बट आपको प्रेशर रखना है पास्कल के अंदर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, सो आप इसको कंपेयर करके बता सकते हैं ना कि कितने टॉर में कितने पास्कल हैं, कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सो ये आप एक लाइन याद रखो, क्योंकि जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी पढ़ते हैं ना तो वहां प्रेशर काफी पढ़ा जाता है। सो उसके अंदर भी काफी आपको जैसे 760 mm ऑफ Hg काफी यूज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आपको एसआई सिस्टम में ही देना है, तो जैसे मान लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सिंपल मीटर क्यूब एसआई वाली जो यूनिट्स है, तो सीधा 8.314 पुट कर सकते हैं। कहीं एनर्जी के साथ डीलिंग है, ठीक है, एनर्जी वगैरह निकालनी है, तो आर की वैल्यू हम प्रेफर करते हैं 8.314 जूल है, और यहाँ पर जूल पर मोल केल्विन। अगर मान लो लीटर एटमॉस्फेयर लीटर वगैरह दे रखा है तो ये वाली यूज करेंगे 0.082। यस मैम। आगे 8 के आगे पाई की वैल्यू है 3। क्या कह रहे हो बेटा? मैम रेडबर्ग संख्या 8 के आगे 3.14 पाई की वैल्यू। हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो आप अगर 2 यूनिट तक भी यूज करते हैं ना, 2 या 3 तक भी, तो भी चलेगा। आगे अब देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली। सपोज कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, तो पीवी बाय आरटी किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया ना। अब मैंने क्या किया, पीवी बाय आरटी एंड प्रेशर में एक ग्राफ प्लॉट किया अलग अलग टेम्परेचर्स पे, एक T1 पे एक T2 पे, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। सो ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा इसके अंदर। जो ये 1 के आगे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये तो बिहेवियर है आइडियल गैस का, कि अगर आइडियल गैस होती तो पीवी बाय आरटी क्या है, एक वैल्यू आएगी जो कि 1 के बराबर होनी चाहिए, तो हर प्रेशर के ऊपर वो 1 होनी चाहिए थी, ठीक है। बट जब रियल गैस की बात करेंगे तो ग्राफ थोड़े से डेविएट हो जाते हैं। अब देखो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लो प्रेशर पे जो है ये 1 को अप्रोच कर रहा है। एट लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, आ रही है ना दोनों कर्व्स 1 के पास में। एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। हाई टेम्परेचर जैसे T1 बड़ा है T2 से, तो वो स्ट्रेट लाइन के क्लोज है, ये जो डॉटेड लाइन बना रखी है उसके क्लोज है। सो सेम चीज है, टेम्परेचर हाई प्रेशर लॉ के ऊपर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। बट आपका सवाल ये हो सकता था, मैम यहाँ पर भी तो वैल्यू 1 है, बट एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर ये दूर जा रहा है, ये इस लाइन से जो इसका बिहेवियर है प्रेशर के साथ ये दूर जा रहा है, बट यहाँ पर क्लोज आ रहा है। सो ये वाला पॉइंट है, जो लो प्रेशर की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। अब क्वेश्चंस आपको बहुत अलग अलग तरीके से दे देंगे इसी ग्राफ पे घुमा फिरा के, जैसे ग्राफ बना देंगे पीवी बाई टी और पी के बीच में, और आपसे पूछ लेंगे सर्टेन क्वेश्चंस, वो मैंने एक ऐड भी किया है, वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट पे आ जाइए, एक क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ। एक भाई एक्सपेरिमेंट किया गया और ये कह रहे हैं कि आइडियल गैस एक और लॉ फॉलो करती है, वीपी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। गैस इनिशियली टेम्परेचर T पे है एंड वॉल्यूम V पे है, तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ गैस व्हेन इट एक्सपेंड्स टू वॉल्यूम 2V। तो अगर वो 2V वॉल्यूम पे जा रही है तो कितना टेम्परेचर होगा,
कैसे करें बताओ? एक लॉ जो हमें समझ में आता है सारों को कंबाइन करके, वो तो ये तो है पीवी इज इक्वल टू एनआरडी, बट ये कह रहा है कि ये लॉ भी वैलिड है। और हमें क्या चीजें गिवन है? टेम्परेचर और वॉल्यूम। इनिशियली टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम वी है। सेकंड टाइम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम 2v हो गया तो टेम्परेचर कितना होगा। सो बेसिकली हमको जो भी चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी ना, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जैसे इसको लिख लेते हैं, जो लॉ गिवन है इसी को लिख लेते हैं, वीपी स्क्वायर इज सम कांस्टेंट। इसको आप क्या लिख सकते हो? v इंटू में p इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमें पता है आइडियल गैस ये वाला लॉ तो फॉलो करती है, मतलब दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो यहां से पीवी की वैल्यू पुट कर दूं, nRT। प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? nRT बाय में क्या होगा? v। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से देखिए nr ये आएगा n स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर बाय में v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये सारा का सारा इसमें जाके मर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ना तो हमने नंबर ऑफ मोल्स चेंज करे हैं, ना हमने आर चेंज करा है। सो ये आपके पास जो फॉर्म बन गया वो क्या बन गया? टी स्क्वायर बाई वी इज सम कांस्टेंट। ठीक है, अब देख लो इनिशियली गैस टेम्परेचर टी पे थी तो वॉल्यूम वी था। इसको मान लो आप T1 है, ये V1 है। बाद में आपको बोला कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन इट एक्सपेंड्स टू वॉल्यूम 2v। तो T2 आपको निकालना है जब वॉल्यूम आपके पास V2 यानी किसके बराबर हो? 2v। तो आप क्या लिख सकते हैं? T1 स्क्वायर बाय में V1 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर बाय में V2। जस्ट पुट वैल्यूज, जैसे हमें T2 निकालना है तो T2 स्क्वायर आप एक तरफ कर लो, T2 स्क्वायर बाय में V2 कितना है? ट्वाइस ऑफ V। T1 कितना था? T स्क्वायर बाय में V1 कितना है? V। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा। T2 कितना आ गया अपने पास? अंडर रूट T। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आया समझ में? क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, को ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो रो एंड एम क्या होंगे? रो एंड कैपिटल एम क्या होंगे इसके अंदर? मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, क्या होगा? जो पता है पहले तो वही लिख लो और कोशिश करो इससे यहां जाने की। डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या होती है? वैसे रो आपको सिंबल दिख रहा है, डेंसिटी है। डेंसिटी कौन सी है? मास बाय वॉल्यूम है या नंबर बाय में वॉल्यूम है? क्या चीज है? मैम मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। देखो इसको कैसे चेंज करेंगे? पी वी इज इक्वल टू, इसको चेंज कर लो, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू में आरटी। ये वॉल्यूम को इस मास के नीचे ले जाओ, एम बाय में कैपिटल एम वी आर टी। सो ये क्या बन जाएगा? ये स्मॉल एम क्या था? गिवन मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ द गैस, डेंसिटी बन गया ना। नीचे क्या आपके पास? मोलर मास आर टी, प्रेशर के बराबर हो गया ये। तो ये क्या है? मास डेंसिटी एंड मोलर मास। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे डेंसिटी पूछ लिया, तो डेंसिटी पूछेंगे तो हमारा दिमाग घूम जाएगा, भाई डेंसिटी कहाँ से आ गया? तो डेंसिटी वाला रिलेशनशिप अभी हमने किया है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? रो बाय में एम आर टी, यही था। सो डेंसिटी कितना हो जाएगा? प्रेशर इंटू में एम बाय में आर टी। प्रेशर कितना है? 249 किलो पास्कल यानी 10 टू द पावर 3 पास्कल, इंटू में मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 ग्राम, यानी 2 इंटू में 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। अब नेक्स्ट टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है, यानी 27 में 273 प्लस कर दो, तो ये आपके पास 300 केल्विन। 300 केल्विन। और आर की वैल्यू 8.314 आपको पुट करनी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए कि आप ये सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक 0.2 आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रियल गैस इक्वेशन जरूर आप लोगों ने देखी होगी, केमिस्ट्री में भी देखी होगी। प्रेशर प्लस में ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू में वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एनआरटी। जो ए और बी होते हैं वो आपके पास क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पाए जाते हैं। एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस है।
P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर, V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट जिसको आप बोलते हो, T इज द टेम्परेचर। अब देखिए ऐसे इक्वेशन एक्चुअली में PV इज इक्वल टू nRT थी आइडियल गैस की, उसमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ी हमको क्योंकि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती है, तो करेक्शंस की वजह से ये करेक्शंस हैं जो इनमें की गई है वॉल्यूम में और प्रेशर के अंदर। क्यों करेक्शंस करनी पड़ी? वही दो सेम रीजन जो आइडियल गैस की अजम्पशन दी थी ना, वो सही नहीं है। आइडियल गैस की अजम्पशन क्या है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट आपको पता है कि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेकेंड अजम्पशन क्या थी कि मॉलिक्यूल्स का साइज वहां पर वो कंसिडर ही नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि पॉइंट है, डायमेंशन ही नहीं है, बट एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स का कुछ साइज होगा, कंसिडर आपको करना पड़ेगा, जिस वजह से रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही थी, तो हमें ये करेक्शन करनी पड़ रही है। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। इजी है बट पोस्टुलेट्स आपको पता होने चाहिए। काइनेटिक थ्योरी जो है ना वो बेस्ड है कुछ अजम्पशंस पे, तो जिनमें सबसे पहली अजम्पशन क्या है कि गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी आइडेंटिकल स्फेरिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेबल इलास्टिक पार्टिकल्स called molecules. They are identical in all respect for a given gas and are different for different gases. क्या बोल रहे हैं? मान लो आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है इस कमरे में, तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे छोटे, आइडेंटिकल, एक समान, स्फेरिकल शेप के होंगे, न्यूट्रल होंगे और इलास्टिक नेचर के होंगे, स्टेबल इलास्टिक पार्टिकल्स होंगे जिनको आप मॉलिक्यूल्स बोल रहे हो। दूसरी गैस लोगे, डेफिनेटली उनकी शेप साइज में कुछ डिफरेंस होगा, बट आपस में वो सारे आइडेंटिकल, स्टेबल और न्यूट्रल और इलास्टिक होंगे। पहला पोस्टुलेट क्लियर है सबको? यस मैम। चलो सेकंड पे आ जाओ बेटा। सेकंड क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ये क्या बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये मान लो ये डब्बा है, इसमें सारी गैस स्प्रेडेड है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है। अब यहाँ पर अगर सारे पार्टिकल कोने में ले आऊं तो ये इसके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान रहे हैं इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? मॉलिक्यूल जो है गैस की वो स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन में है और उनकी जो स्पीड्स हैं वो सब डायरेक्शंस में है, 0 to infinity इन डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, तो देख लो ध्यान से। मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन with all possible speeds ranging from 0 to infinity in different possible directions. हिंदी में अगर बोले तो क्या है? Continuously, randomly मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं और 0 to infinity उनकी स्पीड पॉसिबल है। अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिकुलर स्पीड के बीच में, तो ये ग्राफ में क्या आता है कि मान लो देखो अलग अलग टेम्परेचर पे कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहे हैं, जैसे T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है अपने y एक्सिस पे, भाई इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो ये है, ठीक है। मान लो 1000 मॉलिक्यूल है जिनमें 10 मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है? इतनी है। 100 मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है? इतनी है। 800 मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है? इतनी है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपने सुना होगा वो क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे तो नेचर अलग होगा, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पीड्स का है वो अलग होगा, ठीक है। सो ये इस सारे पोस्टुलेट की समरी है। अब जब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, एवरेज स्पीड है, रूट मीन स्पीड है, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक पोस्टुलेट बता रही हूँ कि भाई क्या कहता है पोस्टुलेट। अब आगे चलते हैं हम लोग। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? ईच मॉलिक्यूल बिहेव एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में मस्त है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। ये तो ये मानते ही असम्पशन आइडियल गैस के लिए वैलिड है, जितनी भी थ्योरी है। तो ये बोलते हैं कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो यहाँ पर गैस के पास जितनी भी एनर्जी है वो सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? मास ऑफ द गैस या नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करती है, ओनली टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है। एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी नेग्लेक्टेड होता है। देखो ग्रेविटी अगर होगी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, ड्यू टू ग्रेविटी। जिस भी पोजीशन पे होगा तो ग्रेविटी की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, सो वो भी नेग्लेक्टेड है। प्लस कॉन्फिगरेशन की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। मान लो आप पास लेके आ रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, बट आप बोल रहे हो कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है ही नहीं, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के पास, आइडियल गैस के पास।
ठीक है, और वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करती। चाहे हाइड्रोजन ले लो, चाहे आप ऑक्सीजन ले लो, कोई ले लो, अगर वो आइडियल गैस है तो उसकी में जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है ही नहीं। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्रेशर ऑफ गैस किस वजह से है? ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो आपकी कंटेनर में जिसमें भी गैस है, तो प्रेशर क्यों है गैस का? क्योंकि वो बम्बार्डमेंट है, वॉल के साथ जा जाके वो टकरा रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, और जितने ज्यादा कोलिजन होंगे पर यूनिट एरिया उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा? प्रेशर होगा। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट दो, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट ये आपके मेन है कुछ। सो नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मान लो आपके पास यहाँ टक्कर हुई, फिर आपके पास नेक्स्ट टक्कर होगी, तो जो टक्करों के बीच में वो चलते हैं ना, वो सीधी लाइन में चलते हैं, ऐसे नहीं है दो अगली टक्कर के बीच में घूम फिर के मस्ती में राउंड मार के फिर नेक्स्ट टक्कर होगी, नेक्स्ट टक्कर तक सीधा चलेंगे, फिर नेक्स्ट टक्कर तक सीधा चलेंगे, ऐसे। एंड द कॉलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, तो कॉन्स्टेंटली आपके पास रैंडमली मूव कर रहे हैं पॉसिबल डायरेक्शन में, स्पीड 0 से इंफिनिटी है, सो इंस्टेंटली होते रहते हैं कोलिजन्स। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो है वो ये रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ही होती है इसके अंदर। एक ये बहुत यूज करते हैं हम लोग प्रेशर वाला, ये भी आगे आप जब पढ़ेंगे, ये ग्राफ वगैरह हम स्टडी करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट आपकी जनरल बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो assumptions हैं वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होगा? वाटर फ्रीज होगा, लिक्विड हीलियम फ्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। बताइए, व्हाट डू यू थिंक? तुक्का तो लगा ही सकते हो। कम ऑन, एक तुक्का तो लगाओ। अच्छा, डी डी C. डी। तो पहले तो ये बताओ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता कितना है? मैम -273 डिग्री सेल्सियस। यस, -273 आ गया मेरा कर्सर, हाँ, -273 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 0 केल्विन। ये टेम्परेचर अटेन होता नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। अगर ये अटेन हो गया इस टेम्परेचर पे सब कुछ बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, सो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा, और ये एक्चुअली में अचीव होता नहीं है। सो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप नहीं होता है। अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ वाइब्रेशन चलती रहती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो। आगे आ जाओ। रूट मीन स्पीड क्या होती है? जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर हम लोग जो स्पीड देते हैं, क्योंकि स्पीड जो है वो 0 से इंफिनिटी चलती है, कुछ भी हो सकती है, पॉसिबल किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितनी भी स्पीड्स हैं उनके स्क्वायर्स लेते हैं, जैसे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर, और सपोज आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं तो vn स्क्वायर तक लिया, डिवाइडेड बाय में n कर दिया, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये होती है रूट मीन स्पीड, वेयर v1 v2 v3 अप टू vn आर इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ रिस्पेक्टिव गैस पार्टिकल्स। ठीक है, अगर मान लो रूट मीन स्पीड निकालनी आ जाए तो आप ऐसे ही निकालेंगे। मान लो 4 ही मॉलिक्यूल्स हैं तो आप क्या करेंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, एंड देन उसका अंडर रूट ले लेंगे तो vrms आ जाएगा। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे। अब मैं डेरिवेशन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डेरिवेशन में जो पॉइंट्स है ना उनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। सो कैसे प्रेशर ऑफ गैस काम कर रहा है, कैसे हमारे पास वो फॉर्मूला निकल के आ जाता है, वो आपको सीखना जरूरी है। सो देखिए फॉर्मूला जो होता है, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1/3 mn urms स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ये है प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस किस वजह से था? पॉस्टुलेट में पढ़ा था, इलास्टिक कोलिजन्स की वजह से, जो कि मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे लगा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब कंसिडर करते हैं। मान लो ये आपके पास गैस से फिल्ड है, उसमें हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया। एक मॉलिक्यूल की स्पीड है मान लो कुछ इस तरीके से u1, उसके हमने कंपोनेंट्स ले लिए। हम एक ही डायमेंशन में पढ़ेंगे, मतलब एक ही एक्सिस पे पढ़ेंगे, तो हमने इसके कंपोनेंट लिए, x एक्सिस के अलोंग ux1 है, y एक्सिस के अलोंग uy1 है, और z के अलोंग uz1 है। बाद में इसको जनरलाइज कर लेंगे। तो एक डायरेक्शन में स्टडी करते हैं तो ux1 आ गया।
अब देखो, अब ये UX1 वाला जो पार्टिकल है ये इस दीवार पे जाएगा, टक्कर मारेगा, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन है, वो उतनी ही स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा, जैसे ऐसे गया और ऐसे वापस आया। तो इस प्रोसेस के अंदर चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या है? MUX1, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? -MUX1, क्योंकि वो रीबाउंड होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? 2MUX1, ठीक है। साइन की अगर वेक्टर की बात करें तो -2MUX1, बट हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम एक कोलिजन के अंदर कितना हुआ? 2MUX1, ठीक है। अब टाइम टेकन कितना है हर कोलिजन में, वो निकालना है। टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन ऑन दिस वॉल। जैसे पहला कोलिजन हुआ, ये इधर गया, इस वॉल के ऊपर हम सारी स्टडी कर रहे हैं, इधर गया, ये टक्कर मार के वापस जाएगा, नेक्स्ट कोलिजन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने? सपोज जो स्टोरी है वो कहां से शुरू हुई है? आप समझ लो कि आपका जो मॉलिक्यूल है, पहली टक्कर हो गई, सपोज पहली टक्कर हो गई, अब ये रिबाउंड करेगा, जाएगा इधर, वापस आएगा, फिर अगली टक्कर होगी, तो कितना डिस्टेंस हो गया? 2L हो गया ना। ये मान लो क्यूब की लेंथ जो है वो L है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 2L Yes. डिवाइडेड बाय में स्पीड जो है आपके पास टाइम आएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, तो में टाइम हो गया ना, तो 12 बाय में UX1 आपके पास टाइम टेकन है हर एक कोलिजन के अंदर। अब देखिए हमारे पास न्यूटन्स के लॉज हैं, वो क्या कहते हैं? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय वन मॉलिक्यूल ड्यू टू वन कोलिजन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये पढ़ा ना, F इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। डेल्टा P आपने निकाल लिया 2MUX1, डेल्टा T आपने निकाल लिया 2L बाय में UX1, आपने सॉल्व किया, M बाय L UX1 स्क्वायर आ गया। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल बाय वन मॉलिक्यूल ड्यू टू वन कोलिजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया था। अब मैं ये UX1, UX2, UX3 मतलब एक डायमेंशन की बजाय मैं उनकी जो एक्चुअल स्पीड है उसके ऊपर बात करूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आपको पता है कि मान लो अगर ये U1 उसकी स्पीड है, तो इधर आपने माना था UX1, ठीक है, इधर आपने माना था UY1, और Z एक्सिस के अलॉन्ग आपने माना था UZ1। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, इन मेरे को 3 कंपोनेंट गिवन है स्पीड के, UX1 I कैप प्लस UY1 J कैप प्लस UZ1 K कैप, ठीक है। ये मेरे पास तीनों कंपोनेंट्स का सम हो गया। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है इनका, तो वो U1 बनना चाहिए। टोटल जो नेट रिजल्टेंट बनेगा इन तीनों को लेके, वो आपके पास U1 बनना चाहिए। तो रिजल्टेंट आपके पास कैसे होगा? ये U1 स्क्वायर क्या है? दैट इज इक्वल टू UX1 स्क्वायर प्लस UY1 स्क्वायर प्लस UZ1 स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है? ऐसे ही होता है ना। मान लो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपके पास वेक्टर्स हैं और इनका आप रिजल्टेंट निकालेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? इसका जो भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इधर जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इधर जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, दैट उसका रूट लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू दिस U1। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो U1 स्क्वायर इक्वल्स टू UX1 स्क्वायर प्लस UY1 स्क्वायर प्लस UZ1 स्क्वायर। अब एक अजम्पशन है कि गैस मॉलिक्यूल जो है आपका, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी जो है मॉलिक्यूल की इन एनी डायरेक्शन वो सेम है। इधर भी जा सकता था वो स्पीड से, इधर भी जा सकता था स्पीड से, और इधर भी जा सकता था स्पीड से। तो हमने क्या किया, वो तीनों स्पीड्स को इक्वल कर दिया। भाई जब प्रोबेबिलिटी सेम है उस स्पीड की किसी भी डायरेक्शन में जाने की, तो किसी भी डायरेक्शन में आप उसको बराबर मान सकते हो ना। तो UX1 इक्वल्स टू UY1 इज इक्वल टू UZ1। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूं, सो U1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3UX1 स्क्वायर। तो यहां से मैंने UX1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पुट कर दी उसकी एक्चुअल स्पीड में, दैट इज इक्वल टू 1/3 U1 स्क्वायर। अब ये एक पार्टिकल के लिए सारी स्टोरी बना दी, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो सेकंड पार्टिकल की स्पीड U2 है, थर्ड की U3 है, फोर्थ की U4 है। तो ऐसे हमने सबको सम कर लिया। फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 1/3 M/L U1 स्क्वायर प्लस 1/3 M/L U2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसमें जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया, 1/3 इंटू M/L, ये सारा इधर हो गया। अब इसको भी मैं रूट मीन स्पीड में चेंज कर सकती हूँ, ऊपर n से मल्टीप्लाई, नीचे n से मल्टीप्लाई। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? URMS का स्क्वायर। URMS क्या था? अंडर रूट U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर अप टू U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n। तो मैंने इसको ये लिख दिया। अब बस एक स्टेप रह गया, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय में एरिया। तो फोर्स तो आपने निकाल लिया उस वॉल पे, सारा कितना लग रहा है ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स, वो ये लग रहा है 1/3 MN/L URMS स्क्वायर।
बाय में एरिया ऑफ द वॉल कितना हो जाएगा, क्यूब लिया था, लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर हो गया, एल इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, 1/3 mn URMS स्क्वायर बाय में वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को रीशफल कर लो, इधर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फॉर्मूला आ जाता है PV इज इक्वल टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप काइनेटिक गैस इक्वेशन भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? एक बार दोबारा से इस डेरिवेशन को देख लेना। यहाँ पर फोर्स पे, मोमेंटम पे, चेंज इन मोमेंटम पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए आपको कराया गया है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मुझे लिखनी हो तो कैसे लिखूंगी, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम मास होगा। सो हाफ m u1 स्क्वायर, उसकी स्पीड जो है, हाफ m u2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू हाफ m un स्क्वायर। हाफ m कॉमन ले लो, ये आ गया। इसको भी रूट मीन स्पीड में चेंज कर सकते हैं, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दिया। सो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, हाफ mn URMS का स्क्वायर। सो एक इक्वेशन ये आ गई सेकंड, और एक इक्वेशन आपने पीछे निकाली थी mn URMS स्क्वायर के अंदर, PV इज इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। सो ये एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल बन सकता है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 3/2 PV के बराबर होगी। प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। सो अब देखिए, अगर मुझे लिखना हो PV को nRT, अगर मैं लिखूं, सपोज आप PV को nRT यूज कर सकते हैं ना, PV इज इक्वल टू होता ही nRT है। अगर मुझे 1 मोल ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं PV को RT पुट कर सकती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, 3/2 RT। अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल की निकालनी है, 1 मोल की थी ना ये, 1 मॉलिक्यूल की कितनी होगी, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, Na। तो इसको Na से डिवाइड कर दो तो वो 1 मॉलिक्यूल की निकल जाएगी। अब एक एक्सप्रेशन होता है बहुत फेमस, R बाय में Na किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो R बाय Na को आपने K भी पुट कर दिया तो 3/2 kBT हो गया। K की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। सो देखो, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं होती, आप एक चीज याद कर लो, जैसे काइनेटिक ये वाले याद कर लो, 3/2 PV। 1 मोल के लिए लिखना है तो PV को RT पुट कर दो, n मोल के लिए लिखना है nRT पुट कर दो, 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर RT में चाहिए तो RT में पहले कन्वर्ट करके डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में एक्सप्रेशन चाहिए तो R बाय Na बना दो, एक्सप्रेशन के अंदर तो R बाय Na को आप K पुट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आओ। अब डेंसिटी की फॉर्म में भी कई बार कुछ हो सकता है आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए। सो देखिए, m, जो पहली बार बच्चों को यही नहीं पता होता, ये जो फॉर्मूला इसके अंदर m क्या है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड URMS रूट मीन स्पीड का स्क्वायर हो गया। सो मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, टोटल मास ऑफ गैस बन गया। मान लो गैस के n मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का मास पता है तो टोटल मास बन गया ना, इसको मैंने कैपिटल M पुट कर दिया। दिस इज नॉट मोलर मास, दिस इज मास ऑफ द गैस। ये वॉल्यूम को मैं नीचे ले आई, मास ऑफ द गैस बाय में वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, डेंसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला आ गया, 1/3 ρ URMS स्क्वायर। नेक्स्ट पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बना दिया था, इसको भी डेंसिटी में बना लेते हैं, 1/2 mn URMS स्क्वायर बनाया था हमने। सो यहाँ पर भी mn को आप m लिख सकते हैं, बट अब डेंसिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम नहीं है तो ऊपर नीचे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी पुट कर दिया, बट एक वॉल्यूम आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, हाफ ρ URMS स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी भी बोल देते हैं इसको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज हाफ ρ URMS स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करते हैं तो एक एक्सप्रेशन बन जाता है, प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 ऑफ ई। दिस इज इंपॉर्टेंट, हो सकता है कहीं डायरेक्ट यूज करना पड़ जाए, प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 ऑफ ई। तो अगर मेजर फॉर्मूला याद है ना तो किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, सारे रटने की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस के साथ अपने आप ही तुम लोगों को याद हो जाएंगी चीजें। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप घर से ट्राई करेंगे बेटा, ये PV/T और प्रेशर, इसका मैंने सोल्यूशन ऐड किया है। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैंने 1 मार्क के इसमें ऐड किए हैं, इजी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, आप सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, मेंस 2019 में क्वेश्चन क्या आया हुआ था, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस passes through a process
where pressure and volume obey the relation pressure equals to P naught into में 1 minus 1 by 2 V naught by V का होल स्क्वायर। मतलब ये एक रिलेशनशिप बन रहा है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। भाई सर्टेन वैल्यू आप वॉल्यूम पुट करोगे तो उस समय पे आपको प्रेशर कितना है वो मिल जाएगा। Here P naught and V naught are constants. Calculate change in temperature of the gas if its volume changes from V naught to 2 V naught. आपको चेंज इन टेम्परेचर बताना है जब वॉल्यूम V naught से 2 V naught हो जाए, और आइडियल गैस है और 1 मोल है। 1 मोल आइडियल गैस। जब भी आप क्वेश्चन करो ना ऐसे हाईलाइट कर लिया करो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे 1 मोल गिवन है, आइडियल गैस है, एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, फिर आपको जो चेंज दिया गया है वॉल्यूम में चेंज देके टेम्परेचर में डिफरेंस पूछ रखा है, यानी बेसिकली टेम्परेचर में चेंज पूछ रखा है। एक बार ट्राई कीजिए 2 मिनट के लिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा? मोहित ने तो आंसर कर दिया है। ऑप्शन डी मोहित जोशी। बाकी बताइए भाई सही है कि नहीं। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही होती है ना। Yes, ma'am. तो उसमें देखो चेंज इन टेम्परेचर निकालना है हमको। दो इक्वेशंस लिखो दो अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। जैसे देखो कैसे होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। पहली बात 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं तो पीवी इज इक्वल टू आरटी कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, टेम्परेचर चेंज देखना है हमको जब वॉल्यूम जो है वी नॉट से 2 वी नॉट हो रहा है। तो पहले तो आप ये देख लो कि जब वॉल्यूम आप वी नॉट ले रहे हैं तो प्रेशर कितना है। इसमें अगर आप वी नॉट पुट करेंगे, यहाँ पर वी की जगह वी नॉट पुट करेंगे तो प्रेशर कितना आएगा। व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट तो प्रेशर कितना आ रहा है बेटा P इज इक्वल टू पी नॉट। व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 वी नॉट तो प्रेशर कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पर आप 2 वी नॉट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 1/4 हो जाएगा। बाहर 2 है, 1/8 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/8, 8 माइनस 1 7/8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 7/8 पी नॉट। तो ये कंडीशन पहली है, V1 P1 V2 P2, ठीक है। अब चाहिए मान लो T1 और टेम्परेचर डिफरेंस हमको देखना है। ये मान लो T1 है, ये मान लो आपके पास T2 है, ये P1 V1। नंबर ऑफ मोल्स तो हमने वैसे ही 1 कर दिए थे तो ये इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हो P2 V2 इज इक्वल टू R T2। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, P1 V1 माइनस में P2 V2 दिस इज इक्वल टू R T1 माइनस में T2। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे सारी चीजें। जैसे मुझे ये तो निकालना ही है तो R तो नीचे आ जाएगा 1/R। P1 की वैल्यू कितनी है P नॉट, V1 की वैल्यू V नॉट, माइनस में P2 की वैल्यू कितनी है 7/8 P नॉट, एंड V2 की वैल्यू कितनी है ट्वाइस ऑफ V नॉट। तो यहां से भी P नॉट V नॉट बाय R कॉमन आ गया, 1 माइनस में 7/8 और 7 टू द 14/8। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, P नॉट V नॉट 8 एलसीएम आ रहा है। सॉल्व करो बताओ कितना आएगा, 8 माइनस 14 सही आ रहा है। 7/8 पी नॉट ठीक आया था हमारे पास। वॉल्यूम में अपने पास कितना है 2 वी नॉट। यस ये आपके पास हो गया। यहीं पे कट कर लो, 2 1 जा 2 4 जा, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये आ रहा है मेरे पास 7/4, ठीक है। सो ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मैंने T1 माइनस T2 किया है।
ठीक है, तो हमें टेम्परेचर चेंज बताना है, तो नेगेटिव की कोई दिक्कत नहीं, हमने छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा? अभी भी आंसर नहीं आ रहा क्या? अभी भी कुछ गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ है देखो। अगर मैं, हाँ देखो यहाँ पर गड़बड़ है, ये P0/2 आएगा, ये बाई 2 आएगा, बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -5/4 P0 V0/R आ रहा है। तो माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने T1 - T2 किया है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन करेक्ट जो मोहित ने बताया है वही है। क्लियर है सबको? हाँ जी, करेक्शन कर लेना। हमने V को जब पुट किया था इनिशियल कंडीशन V0, तो V0 से V0 कैंसिल हो गया, 1 - 1/2, 1/2 बचेगा ना, यहाँ 1/2 आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। Ideal gas occupies a volume of 2 meter cube at a pressure of 3 × 10⁶ Pascal. The energy of the gas is, एनर्जी, और उसके अंदर हमने एक रिलेशनशिप निकाला था, एनर्जी था आपके पास 3/2 PV। बस आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी। 2019 में 4 नंबर इतने आसानी से मिले थे। 9 × में 10⁶ जूल आपका आंसर आया। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें और क्वेश्चंस एडेड हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा। अब किसी को डाउट है तो बताइए, मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा, इतना टाइम हो गया है। सो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।